अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। स्प्रिंग 15 खोल लें। स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन नंबर आखिरी। नहीं, आखिरी नहीं, 5 जी केमिकल्स। ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, ये फर्दर प्रोसेसिंग के साथ और एक बहुत जनरल सा डिसीजन है। यानी फर्दर प्रोसेसिंग भी है इसमें, लेकिन ये मिक्सचर है। पढ़ लें, करता हूँ। स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 5 जी केमिकल्स। मैं देखो हाँ जी। डिसीजन मेकिंग के सवाल में एक बहुत क्रिटिकल मसला ये है कि करना क्या। रिक्वायर्ड इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स एंड गिव रिकमेंडेशन। प्रपोजल्स को कंपेयर करना है, फिर प्रॉफिटेबल हुए अगर सारे तो जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसको प्रेफर करना है। तो कितने प्रपोजल्स हैं ऊपर?
3 कैसे 3? हाँ जी, प्रोडक्शन वाला और रिफाइन वाला। नहीं, एग्जिस्टिंग पे फर्क तो नहीं पड़ने लगा, एग्जिस्टिंग पे तो फर्क नहीं पड़ने लगा। ये जो भी डिस्कशन हो रही है एग्जिस्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठहरे मैं आपको कहानी पूरी सुनाता हूं। अभी बिजनेस का एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिससे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। अभी इस वक्त ये हो रहा है, और चूंकि पिछले महीने का डाटा दिया हुआ है, तो पिछले महीने कितने बने थे इनके, कितने यूनिट्स बने थे? 11,300 और 14,700। अगर पिछले महीने इतने बने थे तो हर महीने इतने बनते होंगे। इस वक्त डिसीजन ये नहीं है कि इनको बनाएं या छोड़ दें, नहीं, ये तो बनते ही हैं। डिसीजन ये हो रहा है कि या तो हम एक और प्लांट लगा के इसकी कैपेसिटी बढ़ा लें, हम लोग एक्सपेंशन की तरफ चले जाएं। उससे क्या होगा कि और अल्फा बीटा बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर एक रिफाइनिंग प्लांट लगाएं और अल्फा बीटा रिफाइन करके बेचें। तो बज़ाहिर लग रहा है कि एक्सपेंशन और रिफाइनिंग ये 2 प्रपोजल हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड इग्नोर कर गए आप। प्रेजेंटली ZCL इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स। पहला बुलेट पॉइंट एक्सपेंशन, दूसरा बुलेट पॉइंट इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा। अब ये उर्दू वाला और नहीं था, ये इंग्लिश वाला और था। तो 3 ऑप्शंस हैं, एक्सपेंशन करें एक ऑप्शन, अल्फा को रिफाइन करें दूसरी ऑप्शन, बीटा को रिफाइन करें तीसरी ऑप्शन। तो 3 ऑप्शंस हैं इस सवाल में हैं? और अल्फा को रिफाइन करना, बीटा को रिफाइन करना, ये 2 अलग अलग ऑप्शन हैं, क्योंकि आइदर अल्फा और बीटा। नहीं, आपने दोनों को रिफाइन करके एक ऑप्शन बनानी थी, तो रिफाइन दोनों में से एक नहीं होना। इस सवाल की खैर अच्छी बात एक ये है कि इसमें ना तीनों ऑप्शंस में कैलकुलेशंस काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो एक का पैटर्न सॉल्व हो जाएगा तो फिर बाकी दोनों निस्बतन कम टाइम में होंगी। ये इनमें एक अच्छी बात थी। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 15। अच्छा, डेटा को ज़रा एनालाइज कर लेंगे है क्या, ताकि फिर देखूं जिनको अंग्रेजी नहीं समझ आई वो समझाता हूँ, फिर सवाल सॉल्व करता हूँ। पहले पैराग्राफ में तो इतना बताया कि 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं अल्फा बीटा, जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस से बनते हैं और उसके बाद फिर ये बेच देते हैं। ये पहले पैराग्राफ में लिखा है। ZCL इज कंसिडरिंग फॉलोइंग प्रपोजल्स। एक है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, इसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसी को और एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करने से क्या होगा, जो यूनिट्स पहले बनाते हैं और ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस वक्त हम एक्सपेंशन को सोच रहे हैं, और दूसरी प्रपोजल ये है कि हम एक रिफाइनिंग प्लांट लगा लें। इन दोनों प्रपोजल में से किसी को ये ज़रा सा भी शक पड़ता हो कि एग्जिस्टिंग काम चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? इसमें कोई ऐसी बात, या तो एक्सपेंड कर देंगे या वो रिफाइनिंग होगा। एक्सपेंड करेंगे तो भी मजीद काम होगा, रिफाइन करेंगे तो भी एक और डिफरेंट काम होगा। तो एग्जिस्टिंग काम चलता रहेगा, तो एक कंटिन्यू शटडाउन नहीं हो रहा, एग्जिस्टिंग काम चलता रहेगा। तो वो इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इस वक्त सिर्फ ये देखना है कि हम मजीद बढ़ा लें काम को, या जो बनाते हैं उनको हम रिफाइनिंग की तरफ ले जाएं। तो इसमें है ये एक जनरल डिसीजन मेकिंग का सवाल, जिसमें ए और बी की फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी आ गया। ए को रिफाइन करे या ना करें तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ही हो गया ना, क्योंकि रिफाइन करेंगे तो उस पर और खर्चा होगा और मजीद महंगा बेचेंगे। तो इसलिए इसमें फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी है, लेकिन ओवरऑल ये एक जनरल डिसीजन मेकिंग का सवाल है। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद अब प्रपोजल्स
टू असेस द अबव प्रपोजल फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन गैदर्ड, जिसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये पिछले गुजरे हुए महीने का एक्चुअल डाटा है, और पॉइंट नंबर 4 और 5 ये प्रपोज्ड का डाटा है। और पॉइंट 3 में उसने पॉलिसी बता दी कि चूंकि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट्स में जॉइंट कॉस्ट भी बांटनी होगी, तो वो कौन से वाले तरीके से बांटनी होगी? यूनिट्स वाले तरीके से। रेट ऑफ आउटपुट मतलब यूनिट्स वाला तरीका। तो पॉइंट नंबर 1 2 गुजरे हुए महीने का डाटा है, और पॉइंट 4 और 5 ये प्रपोजल से रिलेटेड डाटा है, और पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि रिफाइनिंग प्रोसेस में मजीद कोई लॉस नहीं होना। तो ये सवाल को इसने आसान कर दिया, आसान नहीं मतलब मजीद मुश्किल होने से बचा लिया। बाकी सवाल में मैं डाटा यूज़ करता जाता हूँ, तो आपको फिर इस डाटा में भी जो अंग्रेज़ी के मसले हो सकते हैं वो पढ़ाता हूँ। एक पूरी पिक्चर मैंने और जो शुरू की अंग्रेज़ियाँ थी वो समझाई हैं। ये जो कहानी सुनाई है आपको, अंग्रेज़ी पढ़ के ये आइडिया हो रहा है टूटा फूटा था। एक ऑप्शन है कि हम एक्सपेंशन की तरफ चले जाएं। मिलियन करने, 1000 करने, 1000 में फिगर दें, 1000। अच्छा, सवाल का प्लान, सवाल क्या सॉल्व करें, किस तरह करें? हर ऑप्शन पे क्या करें? प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, रेलेवेंट इनकम्स रेलेवेंट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेंशन पे जाते हैं तो मज़ीद ए और बी बनाएंगे और उसको बेचेंगे, तो उनकी सेल्स भी होंगी और कॉस्ट भी होंगी। तो बेशक सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है दोनों, वो लिख लें। कंट्रीब्यूशन लिखना है, कंट्रीब्यूशन लिख लें। अल्फा के एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा पता नहीं, कितने यूनिट्स होंगे पता नहीं, और बी के एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा पता नहीं, और कितने यूनिट्स होंगे पता नहीं। ये होगी कंट्रीब्यूशन। और क्या क्या और क्या क्या रेलेवेंट है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। अच्छा, चूंकि मंथली डाटा है तो मंथ ही को सामने रख लेते हैं, साल का डाटा होता तो साल को सामने रख लेते हैं, तो हम लोग मंथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि सारा डाटा एक मंथ का है। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट, बिल्कुल एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे कितने? 250। एक्सपेंशन वाले कॉलम में 250। और क्या रेलेवेंट है? बस नया प्लांट नहीं खरीदना, तो नया प्लांट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, जब हम नया प्लांट खरीदेंगे तो हम लोग डाटा की कमी की सूरत में नए प्लांट के लिए क्या रेलेवेंट ले लेते थे? डेप्रिसिएशन। हाँ ना, अगर हमें किसी प्रपोजल के लिए नया प्लांट चाहिए हो, नया प्लांट, तो उसकी तो हम लेते थे कि शुरू में इसकी क्या कितने का होगा और प्रोजेक्ट के बाद कितने का होगा, तो उसके दरमियान क्या वैल्यू जाएगी। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उस नए प्लांट की डेप्रिसिएशन ले लेते थे, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन कर लेते थे यूज। तो इसके लिए हमें नया प्लांट लेना पड़ेगा। कितने का होगा? एग्जिस्टिंग प्लांट नहीं यूज हो रहा, ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, नया प्लांट लेना पड़ेगा। नया प्लांट होगा 20,000 का और उसकी आरवी होगी और लाइफ होगी यानी 240। ये 240 क्या कर दिया मैंने?
ना करें 240, 20 पे डिवाइड कर दें, फिर उसको 1/12 कर लें, क्योंकि हम महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सारा डाटा ही महीने का है। और कोई रेलेवेंट आइटम? बस ये ऑप्शन 1 होगी। ये क्या हुआ है? एक्सपेंशन ऑप्शन हम एवेल्युएट कर रहे हैं, क्या क्या रेलेवेंट डाटा है इसका सवाल में? यूनिट्स हम बना के एक्स्ट्रा बेचेंगे, उस पर सेल्स भी होंगी, वेरिएबल खर्चे भी होंगे, तो मैंने सेल्स और वेरिएबल दोनों लिखने थे, कंट्रीब्यूशन लिख लें या सेल वेरिएबल दोनों लिख लें। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे, ये वो आ गए। नया प्लांट भी चाहिए होगा, ये वो आ गया। तो ये एक्सपेंशन ऑप्शन को सॉल्व किया मैंने। नहीं, देखें जैसे इसी कैंपस में एक खाली जगह पे रूम और बनाना है, तो एग्जिस्टिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? एग्जिस्टिंग ऑप्शन में इसके अलावा देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमने तीनों प्रपोजल्स पे प्रॉफिट निकालना है ना, डिसीजन कर रहे हैं, हमें 3 प्रपोजल में से बेस्ट चुनना है, तो एक जनरल डिसीजन का सवाल है। एक्सपेंशन ऑप्शन ये है कि हम मजीद एक्सपेंड करें और मजीद यूनिट्स बनाएं। इन कैलकुलेशन में जो पहले हम नॉर्मल प्लांट से बनाते हैं उन यूनिट्स को करना है कंसिडर? नहीं, वो तो पहले भी होता था, अब भी होता रहेगा। हम एक नया काम करने जा रहे हैं कि प्लांट नया लगा के एक्सपेंड कर रहे हैं काम। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं लिखना, तो आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट लिख लें, जैसे वो स्याब वाले सवाल में किया था, उसमें हमने सेल्स भी लिखी थी, मटेरियल, वेरिएबल सब लिखे थे ना, अलग अलग लिखना है। तो मैंने कंट्रीब्यूशन लिख लिया, अलग भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। इसके लिए जो खर्चा अभी ए और बी बनाने में लगता है उतना ही लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हम वही काम करने लगे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, वही काम करने लगे हैं। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये क्या है? पॉइंट नंबर 5 वो रिफाइनिंग का डाटा बताया, जो एक नया काम करना है। एक्सपेंशन में कितना खर्चा आएगा? वही जो पहले आता था। तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 दिसंबर का डाटा मिलेगा। तो ए और बी कितने के बेचते हैं हम? 1000 और 1125। और एक की वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अच्छा, मैं कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि फिक्स तो अलग लिख लिया, तो अब सेल प्राइस और वेरिएबल खर्चे ले रहा हूँ।
अगर वेरिएबल खर्चे आप अलग अलग लिखना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे स्याब वाले में किया था। सेल्स अलग लिख लें, मटेरियल अलग लिख लें, लेबर अलग लिख लें, वेरिएबल अलग लिख लें, बिल्कुल लिख लें, या पर यूनिट निकाल के उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको दिसंबर का जो डेटा दिया है उसी से ही करना है जो करना है। तो दिसंबर में जो डेटा दिया हुआ है वो पर यूनिट दिया हुआ नहीं, वो टोटल है। तो पर यूनिट बना लें उसको कैसे? मटेरियल की वैल्यू को लीटर के जो है यूनिट से डिवाइड कर दें, यानी 15,000 को 11,300 जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे निकालते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स हों और उनमें से हर एक की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? पहले एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं भाई। नहीं, एलोकेशन नहीं करते, एलोकेशन करते हैं। ये जो आपको पॉइंट नंबर 1 में टोटल दिसंबर के खर्चे बताए हुए हैं, ये सिर्फ एक के हैं? अल्फा बीटा दोनों के ना। प्रोसेस 1 में तो दोनों इकट्ठे ही बन रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस 1 में आने वाले खर्चे हैं। और चूंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, तभी पिछले सवाल में करके हटे, यही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। तो इसी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को अल्फा बीटा में एलोकेट भी तो करेंगे ना, तो इसको एलोकेट करेंगे। अच्छा, एलोकेट कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों की पर यूनिट कॉस्ट फिर निकल आएगी, फिर निकल आएगी। एक जॉइंट प्रोसेस कराते हुए मैंने आपको एक नोट लिखवाया था जो एक सवाल में सामने आया था, फिर लिखवाया था। अगर जॉइंट कॉस्ट बांटने का तरीका यूनिट्स मेथड वाला था तो दोनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही थी, लेकिन अगर एनआरवी मेथड था तो फर्क आ रही थी। पुराने लेक्चर आप देखेंगे रजिस्टर पलट के तो उसमें मिल जाएगी ये बात। अगर यूनिट्स की रेशो में बांटना होता है ना तो फिर दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही होती है। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि हम सारी कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट को जब यूनिट्स की रेशो में बांटते हैं तो इसका मतलब पहले हम उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर रहे होते हैं, फिर ए के यूनिट से मल्टीप्लाई, बी के यूनिट से मल्टीप्लाई। तो जब उनको सारे यूनिट से डिवाइड कर दिया तो मतलब वो एक जैसे हैं, तो इसलिए यूनिट्स मेथड था, इसलिए काम बच गया। अगर एनआरवी मेथड होता तो हमें पहले जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी पड़ती, जैसे पिछले सवाल में की थी, फिर ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो इसमें चूंकि जॉइंट कॉस्ट यूनिट्स मेथड पे बांटनी है, तो जॉइंट कॉस्ट है कितनी? मटेरियल कितना? 15,000 और कन्वर्जन वेरिएबल ही दी हुई है 4890,000 19,890,000। और इनको मैं जॉइंट के यूनिट से बांट दूं तो हर एक की वही पर यूनिट होगी। कितने हैं दोनों के मिला के यूनिट्स? 26,000। 765। टू 35 360।
235 और 360। यूनिट्स मशीन आवर्स दिए हुए हैं। एक्सपेंशन वाले की कैपेसिटी बताई हुई है 5000 यूनिट्स, 5000 आवर्स। तो हमें तो चाहिए कि एक्सपेंशन से यूनिट्स कितने बना लेंगे। तो आवर्स से यूनिट्स कैसे निकालें? अगर हमें ये पता चल जाए कि एक, या तो ऐसे कह लें कि एक आर में कितने यूनिट्स बनते हैं, तो 5000 से पता चल जाएगा, या एक यूनिट में कितने आर लगते हैं, दोनों में से जैसे मर्जी चल लें। यानी हमें आर्स और यूनिट्स का रिलेशन जानना है। देखें, हमें ना इस वक्त चाहिए क्या कि हम कितने यूनिट्स एक्सपेंशन वाले प्लांट से बना लेंगे। तो 5000 टोटल घंटे हैं ये पता है, लेकिन ये तो पता हो कि यूनिट्स का आर्स से क्या रिलेशन है। ए और बी बनाने में कुछ तो आर्स लगते होंगे ना। तो अगर हमें उसके आर्स पता चल जाए तो हम 5000 घंटों से कितने यूनिट्स बना लेंगे ये जान लेंगे। ये कैसे ढूंढेंगे? ढूंढने की कोशिश करें, 2-4 मिनट लग जाएं। क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं तो मैं तो बोर्ड पे बता ही दूंगा। जी सर, ये जो मटेरियल की कॉस्ट थी ये 15 मिलियन, जी अगर जी। इसको हम डिवाइड करते हैं 26,000 से यूनिट से, हम्म, और उसकी जो पर यूनिट आती है और जब ये 230 करेंगे ना वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, अगर हम पर यूनिट अलग-अलग करें। लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं ना। नहीं सर, 15 मिलियन को क्या करूं? इधर तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया ना, दोनों को सम करके एक ही दफा वो 26,000 पे डिवाइड किया तो 15 मिलियन को क्या करूं? 15 मिलियन को 26,000 पे डिवाइड कर दिया। और वो जो वेरिएबल है वो हम 230 पिक करेंगे ना कन्वर्जन। 230 पर आर है, पर यूनिट नहीं है। मैंने कहा यह है कि यूनिट्स ट्राई करें कितने बन जाएंगे 5000 घंटों में। अच्छा, ये एक्सपेंशन प्लांट है, तो जो काम अभी हो रहा है वही वैसा ही होगा ना। तो आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में से ही कहीं ढूंढना है कि कितने घंटे और कितने यूनिट्स। देखें, हिंट ढूंढें। अच्छा, ढूंढना क्या है? ढूंढना यह है कि एक्सपेंशन प्लांट में हम ए और बी के कितने कितने यूनिट्स बना लेंगे, ये ढूंढना है। करें ट्राई। नहीं, मैंने पूछा यूनिट्स कितने बना लेंगे।
दोनों के लिए? अच्छा चलो ये लीजिए, सस्पेंस खत्म। चूंकि दिसंबर के डेटा से ही हम जान सकते हैं और जानना है रिलेशन किस में, यूनिट्स में और आवर्स में। तो दिसंबर के आवर्स कितने लगे थे, कैसे पता चले? वेरिएबल कन्वर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 4890 लिखा हुआ है ना, इसके साथ ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है 230 पर आर। तो अगर इतना टोटल खर्चा आया था और वो 230 पर आर आ रहा था तो कितने आवर्स लगे होंगे? 4890 डिवाइडेड बाय 230 कितने जी? 21 यस सर, फिर 21 नहीं सर बस 61 इतने 8 दिसंबर में इस्तेमाल हुए थे। फिगर को जानी पहचानी नहीं लग रही यार, सही है ये, सही कैलकुलेट किया सर, मतलब पॉइंट्स पे था। चलो ठीक है, सही कह रहे होंगे। इतने 8 दिसंबर में लगे थे, इनमें से कितने अल्फा के लिए और कितने बीटा के लिए लगे थे? और वो एलोकेट करेंगे, एलोकेट कर ले। या टोटल यूनिट से डिवाइड कर ले बराबर, हाँ जी 26,000 से कर ले तो भी बराबर, यानी 26,000 से डिवाइड कर लूँ या सर मैंने एलोकेट कर लूँ या लेकिन मैंने एलोकेट किया, लेकिन एलोकेट ऐसे कर भी लूँ। सेम आ जाएगा। तो इसमें से कितने आवर्स अल्फा के लिए, कितने बीटा के लिए? अच्छा वैसे तो चलो अलग अलग तरीका हो सकता है पकाने का, लेकिन एक मिसाल लेते हैं। 1 किलो आलू डाल लेते हैं और आधा किलो गोभी डाल लेते हैं। अब आलू गोभी जो है वो हमने बर्तन में डाला और चूल्हे पे रख दिया और खाना पकने में लेट से 1 घंटा लग गया। इस 1 घंटे में से आलू कितनी देर चूल्हे पे रहे और गोभी कितनी देर रही? तो उसको रेशो में ना बांट लें। 1 किलो आलू है, आधा किलो गोभी है 40 मिनट आलू और 20 मिनट गोभी। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि दोनों उसी वक्त देगचे में मौजूद हैं। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। अल्फा के यूनिट्स बनाने में भी 26,000 21,000 घंटे लगे हैं, बीटा में भी 21,000 घंटे लगे हैं। बांटना नहीं है, दोनों इकट्ठे एक ही प्रोसेस में बन रहे थे। तो अल्फा के भी पूरे यूनिट्स बनने में इतना ही टाइम लगा है और बीटा के में भी इतना ही टाइम लगा है। बांट नहीं देना है इसको, दोनों एक ही देगचे में थे ना। हाँ, तो फिर दोनों पे इतना इतना टाइम लगा है। अब इसको अलग से अल्फा के हिसाब से भी इसी को ही देखेंगे और बीटा को भी इसी को ही देखेंगे। आर्स नहीं एलोकेट होने, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही मशीन के अंदर मौजूद थे। तो यूनिट्स पर आर निकाल लें या आर्स पर यूनिट निकाल लें, दोनों में से जो मर्जी कर लें। क्या करूं? आर्स पर यूनिट। चले आर्स पर यूनिट निकाल लेता हूं, आर्स पर यूनिट निकालता हूं। आर्स पर यूनिट, तो अल्फा के लिए इतने ही घंटे पर यूनिट। अल्फा के कितने बनाए थे? 1 पॉइंट आगे भी चल रहा है, चलें ठीक है काफी। और बी के 21,261 डिवाइडेड बाय 14,700 ये निकला है आर्स पर यूनिट। यूनिट्स पर आर भी निकाल सकते थे, यूनिट्स पर आर निकालने होते तो। अब हमें इतना पता चल गया कि 1 यूनिट को बनाने में इतने आर्स लगते हैं। चाहिए क्या, करने क्या लगे थे, काम शुरू क्या किया था?
कि 5000 घंटों में कितने यूनिट्स बना लेंगे। तो हमें ये पता है कि एक यूनिट पे इतने घंटे लगते हैं, तो 5000 घंटों में कितने यूनिट्स बन जाएंगे। 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दो। पांच हजार को 1.88 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई। 5000 क्या है, आर्स। 1.88 क्या है, आर्स पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर आंसर यूनिट्स में आएगा। और अगर यहां पर आर्स पर यूनिट की बजाय यूनिट्स पर आर निकाला होता फिर मल्टीप्लाई कर देते। तो इसलिए ये आर्स पर यूनिट्स, यूनिट्स पर आर, मैंने उस दिन भी एक क्लास में रिकॉर्डिंग कराते हुए ऑनलाइन वालों के लिए कहा था बेटा कि ये जो आर्स पर यूनिट, यूनिट्स पर आर, केजी पर आर, आर पर केजी, रुपीस पर आर, ये सवालों के कॉन्टेक्स्ट में ही आप अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो फायदा होगा। वो इस सेक्शन में तो रिकॉर्डिंग नहीं होती। वो जो ऑनलाइन में किसी बच्चे ने कहा था कि आप ये आर्स पर यूनिट और आर्स पर किलो और इसकी ना अलग से प्रैक्टिस कराएं, तो उसकी अलग से प्रैक्टिस कोई नहीं है। आप जिस सवाल में हैं, अब जैसे इस सवाल में ये काम करना पड़ा, अब आप इस सवाल को छोड़े को 5-5 दफा यही कैलकुलेशन आप लोग दोबारा करें। हर सवाल में जो भी इस तरह की कैलकुलेशन आएगी उसको सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ही बार बार रिपीट करेंगे तो बेहतर होगा। अगर मैं अलहदा से इसकी प्रैक्टिस कोई करवा भी दूं, सवालों में आगे फिर यही हाल होगा। तो इसलिए जिस सवाल में फंसे उसी सवाल में इस कन्वर्जन की बार बार प्रैक्टिस कर लें। जैसे इसमें मैंने अभी आर्स पर यूनिट निकाला है, आर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो आर्स पर यूनिट निकलेंगे। अब ये है आर्स पर यूनिट और ये है आर्स, तो मल्टीप्लाई नहीं करना बनता। हमें आंसर किस में चाहिए, क्या निकालने लगा हूं मैं, तो हमें यूनिट्स में आंसर चाहिए। ये डिवाइड करेंगे, आर्स आर्स कैंसिल होंगे तो यूनिट में आंसर आएगा। कितने बन जाएंगे, 2660 और बीटा के 344 जी। टोटल आर यूज को 26,000 पे डिवाइड किया। 26 पे क्यों डिवाइड किया, मेरा मतलब वो नहीं आ रहा। अच्छा 26,000 पर यूनिट आ गया, जो भी है गलत है सर। 5,000 आर से मैंने यूनिट बना ली उससे जो, अच्छा और उसको 11,300 14,700 के रेशो में एलोकेट कर दिया। अच्छा सर 3,448 एज इट इज आ गया और 2,650 आ गया। वो जो पहले एक दफ़ा मैंने इक्वेशन बनाई थी उस तरह का कोई फार्मूला बना के देखना पड़ेगा। उस तरह का कोई फार्मूला बना के देख लीजिएगा कहाँ पर क्या कटकटा के आंसर आ रहा है। ये है यूनिट्स की वर्किंग। 2660 और 3 है, ये नहीं है। तो पिछले साल सेल हुई थी, पिछले महीने तो सेल हुई, वो भी साथ नहीं। हम ये एक्सपेंशन वाले को देख रहे हैं सिर्फ। अच्छा सिर्फ एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग तो जो चल रहा है चलता रहे। थाउजेंड में हूँ कितना 625 1241 पता नहीं जी 1538.88 ये हुई है अभी ऑप्शन 1।
जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर आर्स को कभी भी एलोकेट नहीं करना, चाहे कोई भी आर्स हो। हाँ जी, क्योंकि आर्स वो सब इकट्ठे ही चूल्हे पे रखे हुए हैं, जितने टोटल आर्स लग रहे हैं उनमें से हर एक को उतने उतने ही लग रहे हैं। जैसे अगर मैंने अगर 100 की क्लास को टोटल 100 घंटे पढ़ाया तो हर एक को 1-1 घंटा पढ़ाया, हर एक को 100-100 घंटे ही पढ़ाया ना। हाँ जी, ऑप्शन 1 नोटेड। ये रिफाइन कर लेते हैं अब। ये रिफाइन करते हैं। हाँ जी, ए रिफाइन करेंगे तो ए रिफाइन करके बेचेंगे। अब ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आ गया। अगर सिर्फ ये सवाल होता ना कि ए रिफाइन करें या ना करें, तो ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन होता। इसको सॉल्व करने के कल वाली क्लास में मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर कर लें, या फिर सेल नाउ को अलग सॉल्व करें, फर्दर प्रोसेस को अलग सॉल्व करें, जैसे पिछली क्लास में सॉल्व किया है। इंक्रीमेंटल वाला तरीका क्या कह के रिजेक्ट किया था पिछले लेक्चर 15 मिनट में, कि यूनिट्स का चूंकि फ़र्क आ जाए ना। मैं बात दोबारा करता हूँ। मैंने उसमें कहा था कि हम अभी यूनिट जो बेचते हैं वो 190 का बेचते हैं, 245 का बेच लेंगे रिवाइज करके। अभी बेचने पे 5 रुपये सेलिंग कॉस्ट होती है, तब 8 रुपये होगी। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी शायद 30 रुपये 20 रुपये, पता नहीं 20 रुपये थी शायद, 60,000 रुपये थी ना। तो मैंने ये कहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 55 रुपये इंक्रीमेंटल आएगा। 190 का तो वैसे भी बेचते हैं, 245 का बेच लेंगे, मतलब 55 रुपये और कमा लेंगे ना। तो ये इंक्रीमेंटल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में सिर्फ एक बात ये बताई थी कि इसके यूनिट्स और हैं और बनेंगे वो कुछ और, तो इसलिए टोटल 2 ऑप्शंस बना के चलाया था। यही मैंने पिछली क्लास वाले सवाल पोलन वाले में किया था। पता नहीं क्या बातें कर रहा हूँ मैं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का सवाल करते हुए, अगर चले मैं यही डाटा ले लेता हूँ, अगर हम 3000 ही बना के प्रोसेस करके भी 3000 ही फर्दर रिफाइन कर लें, तो आप चाहे ऐसे कर लें कि 3000 इंटू ये सेल नाउ ऑप्शन, 3000 इंटू ये फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शन, या चाहे ऐसे सॉल्व कर लें कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 55, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट 3, इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,
30, चूंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कर लें। दोबारा सुने, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को सॉल्व करने, प्रेजेंट करने की दो फॉर्म बताए थे। सेल नाउ टोटल कैलकुलेशन कर ली, फर्दर प्रोसेसिंग अलहदा ऑप्शन बना के टोटल कैलकुलेशन कर ली, जो इससे पहले पोलन वाले सवाल में किया था। फिर उन दोनों के टोटल को कंपेयर कर लिया, इसका टोटल ज़्यादा है तो सेल नाउ बेहतर है, इसका टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है तो फर्दर प्रोसेस करना बेहतर है। एक ये प्रेजेंटेशन बताई थी, सुने 15 मिनट के नहीं सुने? तो उनमें जो तरीका बताया था, जो वैल्यूज़ ली थी, वो मैंने दो फॉर्मेट बना के लिखे थे। फिर आप चाहे टोटल सेल नाउ वाली ऑप्शन सॉल्व करके प्रॉफिट निकालें और टोटल फर्दर प्रोसेस करके टोटल प्रॉफिट निकालें, जो अभी इससे पिछले सवाल में पोलन वाले में किया था, चाहे ऐसे कर लें। लेकिन अगर यूनिट्स का फर्क नहीं है तो फिर पर यूनिट भी कंपैरिजन हो सकता है। फिर यूनिट्स के ऊपर फैसला पर यूनिट पे कैसा हो सकता है कि 190 का तो पहले भी बेचते थे, फर्दर प्रोसेसिंग से क्या होगा, 55 और महंगा बेच लेंगे, ये वो आ गया, मजीद इतना खर्चा लग जाएगा। तो अगर इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कर लें। इस सवाल में उसने आपको लास्ट लाइन में एक बात कह दी, लास्ट पॉइंट, कि फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं होगा। तो उसने ये कह के आपको इस टाइम लगाने से बचा लिया, क्योंकि इसमें ए का भी प्रोसेसिंग डिसीजन फर्दर है, बी का भी है, एक्सपेंशन ऑप्शन अलग है। कितने नंबर का सवाल है? तो पहले ही हम 3 ऑप्शन सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर ऑप्शन ए को भी हम इस तरह से सॉल्व करते तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर लेता हूं। सर अगर प्रॉफिट मेंशन करना होता तो प्रॉफिट मेंशन करना होता, प्रॉफिट मेंशन करना होता, इसकी वर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि गालिबन एक सवाल आ रहा है आगे, मुझे लगता है सीवीपी में मैं कराऊंगा वो सवाल। अच्छा, मैं इसको पूरा कर लूँ ना, तो एक बार सामने फिगर्स आ जाएं, फिर मैं बताता हूँ। सीवीपी नहीं, वो बीएफडी की बात ही नहीं, मैं इसको पूरा कर लूँ, फिर आप जो पूछ रहे हैं वो पूछिएगा, फिर फिगर्स के साथ जवाब दूंगा। जी सर, इसमें उसने मेंशन करके लॉस है, इसलिए बस हम ये इंक्रीमेंटल वाला ऑप्ट करते हैं क्योंकि यूनिट्स दोनों में सेम रहेंगे प्रोसेस से पहले। जी, अगर यूनिट्स डिफरेंट होते तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं ना अभी सवाल पूरा कर लूँ, वैसे तो मैं उम्मीद रखता हूँ याद रखूँगा, लेकिन इतने सारे लोग हैं मुझे याद कराना। मैं इस सवाल का कंक्लूजन बताते हुए अगर इस तरीके से करते तो क्या करते वो भी बताऊँगा, ठीक है? कंक्लूजन बताते हुए अभी हम टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल वाले तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, बेशक ए रिफाइन करना और बी रिफाइन करना, ये दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन चूंकि काम एक जैसे हैं ना, तो हम वर्किंग दोनों की इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि काम दोनों में एक ही तरह का होने लगा है। वर्किंग दोनों की इकट्ठे चला लेता हूँ। अगर आपको ये बात मुश्किल लगे तो बेशक फिर वर्किंग अलग अलग भी हो जाए, लेकिन दोनों की बिल्कुल एक जैसी वर्किंग्स होने लगी हैं, इसलिए मैं वर्किंग इकट्ठे चला लेता हूँ। ए ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये डाटा यूज कर लूंगा,
जब बी वाली ऑप्शन 3 रखूंगा तो ये डाटा यूज कर। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालने लगा हूं। पहले हम ए कितने का बेच लेते हैं, 1000 का। अब फर्दर प्रोसेस करके कितने का बेच लेंगे, तो इंक्रीमेंटल क्या हुआ 380। इसी तरह बी 400। पॉइंट नंबर 5 में आपको इनकी सेल प्राइस बताइए ना रिफाइंड वाले की, तो 1000 का तो पहले भी बेच लेते थे, 1000 का तो पहले भी ए बेच लेते हैं, तो फर्दर तो हम 380 ही इंक्रीमेंटल प्राइस ले रहे होंगे। इसी तरह जो बी है वो पहले भी हम कितने का 1125 का तो पहले ही बेच लेते हैं, तो अब हम अगर 1525 का बेच रहे होंगे तो 400 ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ऐसा करने में इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या आ रही होगी, वही जो फर्दर रिफाइनिंग की कॉस्ट है जो आपको आखिरी पॉइंट में दी हुई है। 90 रुपए एक है, 68 एक है, ये उन्होंने आपको ऑलरेडी पर यूनिट दे दी ना, और 125 एक है और 80 एक है। 90 और 68 और 125 एक और 222 सर 158 और 205 अच्छा, इससे हमें क्या पता चल गया कि ए का भी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ऑन इट्स ओन अच्छा डिसीजन है, बी का भी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ऑन इट्स ओन अच्छा है, लेकिन अब बड़ा सवाल चूंकि एक्सपेंशन से भी कंपेयर करना है और उनको आपस में भी कंपेयर करना है, इसलिए हम टोटल प्रॉफिट तक पहुंचने लगे। ये बात दोबारा देखें, इस सवाल में ना हमने ये नहीं डिसाइड करना कि ए फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। अगर सिर्फ इतना सा डिसाइड करना होता बस ये आ गया उसका आंसर, क्योंकि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इंक्रीमेंटल इतना कमाएंगे, इतना खर्च करेंगे, तो नेट फायदा ही होगा ना। तो फर्दर प्रोसेस ए को करना है या नहीं करना, हो गया फैसला, हाँ करना है, पॉजिटिव आ गया ना, करना है। लेकिन अब फैसला सिर्फ ये नहीं था कि ए को फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना, ये था कि ए करना है या बी करना है, और इनको रिफाइन करना भी है या एक्सपेंशन की तरफ जाना है। अब चूंकि 3 अलग अलग ऑप्शंस आ गई, अब हमें फिर टोटल रेलिवेंट प्रॉफिट से ही फैसला करना पड़ेगा। अगर सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की बात की जाए तो ये आंसर हो गया हुआ है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की प्रैक्टिस बस हो गई इतनी सी। अब ये जनरल डिसीजन का सवाल है आगे। ये बात समझ आई कि नहीं? तो ये 222 यहाँ लिख दूं, यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। वर्किंग 3 और यूनिट्स, कौन से यूनिट्स, कितने मजीद बनाएंगे, कितने रिफाइन कर लेंगे। तो कितने रिफाइन कर लेंगे, जितने बनाएंगे वही नहीं कर लेंगे। क्यों? क्योंकि रिफाइनिंग प्लांट, पॉइंट नंबर 3 किधर गया, 4, कितनी रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी है, तो हम 5000 घंटे बस काम ले सकते हैं इस पे। तो अब देखना पड़ेगा ना इन 5000 घंटों में कितने ए रिफाइन कर लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, वो तो ए बनाने का टाइम था, वो ए बनाने का टाइम था, ओरिजिनली ए बन जाएगा। अब बात हो रही है आगे मजीद रिफाइन करने की। ए के रिफाइन करने का प्लांट अलहदा है, उसमें कितने यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे? हाँ जी,
पांच हजार घंटों में कितने यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे, इसके लिए भी यूनिट्स और आवर्स का रिश्ता चाहिए ना। अब ये ताल्लुक हमें कहां से पता चलेगा, पॉइंट नंबर 1 से या पॉइंट नंबर 5 से? क्यों? क्योंकि 1 में तो प्रोडक्शन वाले प्लांट की बात हो रही थी, हम इस वक्त रिफाइनिंग वाले प्लांट की बात करें, तो पॉइंट नंबर 5 से क्या लिंक पता चल रहा है अभी? 150 पर आर है। हमें जानना क्या है, हमें ये पता है कि रिफाइनिंग के लिए 5000 घंटे अवेलेबल है, 5000 घंटे अवेलेबल है। अगर ये पता चल जाए कि एक यूनिट को रिफाइन करने में कितने आवर लगते हैं, या चलो एक आवर में कितने यूनिट रिफाइन होते हैं, तो ये ढूंढना है ना। तो 0.5 से कैसे ढूंढ रहे हैं? हाँ जी 0.5। 68 क्या है भाई? रुपीस पर लीटर यानी रुपीस पर यूनिट। 150 क्या है? रुपीस पर आर। डिवाइड कर लेंगे 68 को। अच्छा, ये जो मैंने अभी यहाँ बात की थी, ये डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1.88 आवर्स पर यूनिट थे। अगर यूनिट्स पर आर होते तो मल्टीप्लाई कर देते। तो आवर्स पर यूनिट चाहिए थे या यूनिट्स पर आर चाहिए थे? जो मर्जी, आवर्स पर यूनिट निकाले उससे भी काम चला लिया, यूनिट्स पर आर निकाले होते उससे भी काम चला लेते। चलें अब वैरायटी यूनिट्स पर आर ले लेते हैं ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो। यूनिट्स पर आर ले लेते हैं, यहाँ पर रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर आर। इससे मैंने यूनिट्स पर आर बनाने, क्या करूं? यूनिट्स पर आर बनाने हैं। किसको किससे डिवाइड कर दूं? 150 को जब मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो ये रुपीस पर आर और ये रुपीस पर यूनिट, ये छलांग लगा के ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? यूनिट्स पर आर। दूसरे को बात क्या है? 5। चलो खैर। और इसी तरह बी 50 divided by 80 1.875। मैंने सिर्फ वैरायटी बदलने के लिए, ताकि दोनों वैरायटियां सामने आए, मैंने यहाँ आर्स पर यूनिट इस्तेमाल कर लिया, यहाँ यूनिट्स पर आर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सर यहाँ पर ऐसा क्या था कि आप आर यूनिट कर रहे थे, यहाँ ऐसा क्या था कि यूनिट्स पर आर कर रहे हैं। जो मर्जी कर लें, मकसद है 5000 घंटों में कितने यूनिट्स हो जाएंगे वो निकालना है। हमें 5000 घंटे कैपेसिटी दी हुई है, चाहिए क्या? यूनिट्स। तो कोई कॉमन लिंक होना चाहिए थे ना। अब वो कॉमन लिंक चाहे आर्स पर यूनिट हो चाहे यूनिट्स पर आर हो। तो मैंने इस मिसाल में आर्स पर यूनिट को इस्तेमाल कर लिया, यहाँ यूनिट्स पर आर, ताकि दोनों वैरायटियां सामने रहें। अब ये हमें पता चल गया कि एक घंटे में इतने यूनिट्स रिफाइन हो सकते हैं। तो हम कितने टोटल यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे? 5000 से मल्टीप्लाई 5000 से इसको अब मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये 5000 आर्स हैं और ये यूनिट्स पर आर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्स आर्स कैंसिल हो गए, यूनिट्स बनेंगे 0.25 और बी के 9375। अच्छा, कर हम या ए रिफाइन रहे होंगे या बी रिफाइन। ये वैसे चूंकि एक जैसी वर्किंग थी इसलिए मैंने इकट्ठी वर्किंग कर ली।
अगर ये अच्छा, अगर से पहले ये बात समझे कि नहीं? अगर ये आंसर ये 16,000 आ जाता, ये तो वहाँ 16,000 लिख देता। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो रिफाइन करेंगे ना। अगर इसका आंसर 16,000 आ जाता तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता कि नए इस रिफाइनिंग प्लांट पे 16,000 यूनिट्स रिफाइन हो सकते हैं। अब रिफाइन होने के लिए बनेंगे तो रिफाइन होंगे ना, तो बनते कितने हैं? तो हम 11,300 से ज्यादा रिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह 14,700 से ज्यादा रिफाइन नहीं कर सकते। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहां जितना आंसर आया वो सब लिखने की बजाय देखना पड़ेगा कि जितने बनते हैं उससे ज्यादा कैसे रिफाइन करें। तो अगर इसका आंसर 11,300 से ज्यादा आ जाता तो हम बस 11,300 पे रुकते। इसका आंसर 14,700 से ज्यादा आ जाता तो हम 14,700 पे रुकते। लेकिन वो एक्सपेंशन है और बना तो लेंगे। एक्सपेंशन अलहदा है, या एक्सपेंशन करनी है या रिफाइनिंग करनी है। टू डबल फोर 7.5 244 नहीं सर, थाउजेंड्स पे करना है। 0.5 244 7.5 और इस रिफाइनिंग के लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी होगी 500। और नए प्लांट की डेप्रिसिएशन भी होगी। नया प्लांट होगा 25,000 का, आरवी 2800 2800 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.09 104.16 92.5 92. one double five 18 .0. वो जो एक प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बांट रहे थे, वो बीटा सिग्मा ऑटम 17
ऑटम 15 थीटा बनाना था, यस मैंने उसमें NRV लेते हुए वो 0.95 किया था, यस सर। याद? यस आपने सर। कहा था मैं आइकन को क्लिक कर देता हूँ। अभी आया जवाब, ओके। वो रीड किस बात है? पहले मैंने कैलकुलेशन बनाई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फिर मैंने और एक्सप्लेन किया, तब उन्होंने उसको और एक्सप्लेनेशन को मान लिया। चलो अब माने ना तब है, अब माने तब नहीं उन्होंने गलत नहीं कर दी। कोई बात नहीं है। वो 0.95 वाला काम सही है। एहसास दिलाते रहा करेंगे आपको। अब रिफाइनिंग ऑफ बीटा, यस सर। ये नोट करें तो बीटा रिफाइन करते हैं। यस नोटेड। सर। अब अगर ऑप्शन 3 करें, तो कहाँ पर क्या चेंज करूं? 120 195 9375 सेम रेंज। 1 828.125 1235 0.6 पॉइंट। तो कंक्लूजन क्या हुआ? एक को रिफाइन करो। refining of alpha is better. Refining of alpha is better. हाँ जी, अब इन तीनों में से क्या बेहतर है? अल्फा। तो कंक्लूजन आ जाएगा कि अल्फा को रिफाइन करना बेहतर है। हाँ जी, इस सवाल में और कोई मसाइल परेशानियाँ हैं तो बताएं। जी जी बताता हूँ याद।
मुझे बड़ा मज़ा आया यार ICAP के जवाब पे। मैं खुश इस बात पे हूँ कि आप लोगों को बहस कर कर चीज़ समझानी और इंग्लिश में लिख के, उर्दू स्कूल का पढ़ा हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख के 4 लाइनों में बात समझाना, मज़ा आया मुझे। ये ओके तो मैंने आपको ओके कहा है ना, पीछे जो बहस है वो तो बताई नहीं आप। आओ ईमेल में दिखा देता हूँ। हैं जी? नहीं तो हमें तो खैर नहीं हुई थी। अच्छा, अब कंक्लूजन के हवाले से एक बात सुने। पहले ऑप्शन का आंसर क्या आया था? 153 ठीक है। और बी का आंसर आया है 1235। बी में काम ये करें कि 195 की जगह आप ऐसा करें कि कैलकुलेशन ही कर दें मुझे। 1525 माइनस 205 13 अच्छा 1525 हाँ ठीक है। यहाँ 13-20 रखें। भैया एंड आंसर बताएं। या 11-25 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। मैंने 11-25 बढ़ाया ना, 105 और वो इसमें ऐड कर दें 9954.38 9954 54.3 चलो। अच्छा, मैंने किया क्या है? मैंने ये किया है कि 11-25 मल्टीप्लाई करके क्या बताया था? 11-25 को 9375 से क्या? 105 नहीं यार, 10547 yes sir 10547 यस सर 10547 एक मिनट। 1235 ही आया है। और एक मैंने आपको कहा था कि 13-20 को से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उनमें से ये माइनस करें। क्या आंसर बनता है? 13-20 इंटू ये माइनस ये 1178। तो ये क्या था? ये किसने बताया था? सर आपने पहले 11-25 और मैंने कहा था कि 13-20 रख के ये आंसर बताएं। आपने 11-25 रखने को भी कहा है। अरे भाई, मैंने पहले 13-20 कहा था कि ये आंसर बताएं, फिर मैंने कहा था अच्छा चलें फिर ऐसा करें 11-25 वाली फिगर मल्टीप्लाई करें। ये बताएं ठहरे, इसकी जगह 13-20 रखा, जो आंसर यहाँ आया उसमें से ये माइनस किया, क्या आया? ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, 11-25 को इससे मल्टीप्लाई करें। यस सर क्या यस सर? मतलब टोटल बताना है नहीं, सिर्फ 11-25 इंटू ये बताएं। 10547 बस और इनका डिफरेंस बताएं। 1236 यानी यही हो गया ना। अच्छा, अब बात सुने, ना। अगर ये सवाल सिर्फ ये हो, सिर्फ कि बी को प्रोसेस करें या ना करें, तो उसको सॉल्व करने के दो रास्ते, या तो इंक्रीमेंटल कर लें या फिर दो अलग अलग सॉल्व करें। एक, अभी सेल करते तो क्या होता? अभी सेल करते तो ये होता। अभी सेल करते तो ये 9375 यूनिट्स अभी के भी 11-25 के बेच देते ना, है ना? तो इतना मिलता। लेकिन उन 9375 को प्रोसेस करते हैं तो इतना मिलता, इतना, सॉरी। देखें, ये सवाल हो गया पूरा।
मैं अब आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ बी को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें ये पूछा होता तो उसको सॉल्व करने के दो रास्ते थे। एक जो अभी सामने किया हुआ, इसमें क्या किया, इंक्रीमेंटल दिया। दूसरा रास्ता कि सेल नाउ को अलग सॉल्व करते, जिसका आंसर ये आता है। कैसे? 93-75 यूनिट्स को अभी बेचते तो 11-25 के बिकते ये, और अगर हम फर्दर प्रोसेस करके बेचें तो ये आंसर आता है। अभी 12.35 मैंने निकाला है और ये मैंने इंक्रीमेंटल वाले तरीके से निकाला है। इंक्रीमेंटल वाला तरीका क्या कि इंक्रीमेंटल ने एंड पे अगर स्टिल प्रॉफिट आ गया तो फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। और दूसरा तरीका जो पोलन वाला सवाल सॉल्व किया था, सेल नाउ को अलग ऑप्शन बना लें, फर्दर प्रोसेस को अलग ऑप्शन बना लें जिनमें प्रॉफिट ज्यादा हो। ऐसे ही है ना। अब ये दो अलग अलग प्रेजेंटेशन है, वरना इफेक्टिवली देखें हो क्या रहा है कि फर्दर प्रोसेस से इतना आता है, सेल नाउ से इतना आता है। ये उससे कितना बेहतर है? दिस माइनस दिस। हमने चूंकि इंक्रीमेंटल से किया था तो 12.35 ही आ गया। ये बात, अगर सिर्फ बी फर्दर प्रोसेसिंग करना हो तो फिर चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके कंपेयर करके, और कंक्लूजन कंपैरिजन का आ जाएगा कि ये चूंकि ज्यादा है तो ये बेहतर है। और अगर इंक्रीमेंटल से करना है उससे कर लें, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फर्दर प्रोसेसिंग में अगर सिर्फ बी की फर्दर प्रोसेसिंग पूछी होती तो चाहे ऐसे करते चाहे ऐसे करते। लेकिन अब अगर इस सवाल पे आए तो सिर्फ बी का फर्दर प्रोसेस का फैसला नहीं है, ए का फर्दर प्रोसेस का फैसला भी है और एक्सपेंशन वाले का फैसला भी है। चलो ए को मैं निकाल देता हूं क्योंकि मैंने बी की कैलकुलेशन आपके सामने करवाई है। बी और एक्सपेंशन अगर इन दोनों को कंपेयर करना होता, बी और एक्सपेंशन अगर इन दोनों को कंपेयर करना होता तो आप लोग इस तरीके से अगर चले होते तो क्या ऑप्शन बेहतर आई होती? ये तो आप कहते जी बी को फर्दर प्रोसेस करने से इतना आता है और एक्सपेंशन वाले से इतना आता है, तो आप इसको जिताते। ये मसला समझ आया? अगर बी का सिर्फ सेपरेट डिसीजन हो तो ये मैंने बात बार बार की कि चाहे इनको अलग अलग सॉल्व करके कंपेयर कर लें, चाहे इंक्रीमेंटल पे कर लें, डिसीजन सेम हो जाएगा बी का। इसके बाद मैंने अब इस बात को रिलेट किया है इस सवाल से। अगर इस सवाल में पूछा होता कि बी को फर्दर प्रोसेस करें या एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन की तरफ जाएं, इस सवाल से रिलेट कर दिया ना, ए को साइड पे कर दिया, बी से बात समझा रहा हूं। अगर अब सिर्फ बी फर्दर प्रोसेस का डिसीजन न रह जाता, ऑप्शंस बन जाती कि बी की फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जाएं या एक्सपेंशन की तरफ जाएं, तो आपने फिर बी की फर्दर प्रोसेसिंग को अलग सॉल्व किया होता और फिर इससे कंपेयर करना होता। जब बी को अलग सॉल्व किया होता तो या तो इस तरीके से किया होता या इस तरीके से किया होता। अगर इस तरीके से किया होता तो आप इसको इससे कंपेयर कर रहे होते। अब ये मसला समझे कि नहीं? लेकिन ये गलत इसलिए होता क्योंकि अगर हम बी फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर सेल नाउ नहीं कर रहे हैं। मैं बात समझा पा रहा हूं? जब सिर्फ बी फर्दर डिसीजन होना तो जैसे मर्जी कर लें, लेकिन साथ कोई और डिसीजंस भी आ गए। अब मैं 1538 को इससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ गया तो ये आ रहा होगा और ये नहीं आ रहा होगा, जबकि अगर एक्सपेंशन की तरफ गया तो फिर ये आ रहा होगा। एक्सपेंशन है तो एग्जिस्टिंग तो चल ही रहा होगा ना, यानी एग्जिस्टिंग चलता रहेगा, एक्सपेंशन उसके अलावा होगा। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ गए तो जो एग्जिस्टिंग बेचना था वो नहीं होगा ना। तो अब इस सूरत में हमें अगर फर्दर प्रोसेसिंग के साथ और भी ऑप्शंस कंपेयर करनी पड़ी तो वो इसको नहीं कंपेयर करना,
इंक्रीमेंटल वाले को ही कंपेयर करना है, Yes, sir. चाहे वो ऐसे सॉल्व हुआ हो, चाहे वो अलग अलग निकाल के नेट करके सॉल्व हुआ हो। या फिर सर हम वहाँ पे भी उसको सेल कर देंगे, वहाँ पे भी उसको सेल आ जाएगी। अगर सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन होता तो चाहे ऐसे कर लें और अंग्रेजी में आंसर लिख दें, चाहे ऐसे कर लें, लेकिन अगर इसके साथ और भी कोई ऑप्शन मिक्स हो गई तो फिर उस और ऑप्शन के साथ इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो फेयर कंपैरिजन नहीं हो रहा हो। तो इसके साथ कंपेरेबल बनाने के लिए या तो सॉल्व ही ऐसे किया हो, या अगर ऐसे सॉल्व किया भी हो तो दोनों को नेट करके फिर कंपेयर करना। अब देखिए नेट करके कंपेयर करते हैं तो वो बेहतर हो गया, यस सर। जबकि आप सिर्फ 11 को कंपेयर करते तो 11,000 बेहतर लग रहा था। ये मसला और उसका हल समझ आया? यस सर। पक्की बात है। बस इससे पहले के समझ से निकले, लिख लें कहानी अपने लिए। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास से इंशाल्लाह CVP शुरू करते हैं।